वास्तव में हम शर्मसार हैं। हमारी सरकार भी वहीं की नहीं बल्कि पूरे पटना की स्थिति, सड़कों की स्थिति खराब है। ये जरूर देखिए ना, आप एक तरफ तो गंगा को देख लिया, लेकिन आज से 5 साल पहले की गंगा देखिए। तो सर 5 साल पहले भी तो आप ही थे। भाई ये तो हमारे नेता लोग बताएंगे। इंदिरा गांधी और संजय गांधी का काल था कि जबरदस्ती नसबंदी, एक ही शब्द है। वहाँ कुछ देर है प्यारे, नहीं अंधेर है, अंधेर नहीं है इस राज में। आ नजर से ना दिखाई दे, नजर का फिर है। तो जो बीत गई सो बात गई, उसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि भाई उसमें क्या सही या क्या गलत हुआ। लेकिन कुछ लोग अगर बाल में खाल निकालते हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है करना। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आज हम आए हुए हैं कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा सर के पास। तो सर से जानेंगे सबसे पहले तो जो बिहार की स्थिति आजकल चल रही है राजनीति की, उसके ऊपर बात करेंगे। सर सबसे पहले तो स्वास्थ्य आपका कैसा है, स्वास्थ्य के बारे में बताइए। उसके बाद कोई सवाल पूछेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा है उसके बारे में बताइए। वर्तमान में तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप देख ही रहे हैं। और चुनाव के समय में मैं भी कोरोना से ग्रसित हो गया था, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग और जनता जनार्दन के कृपा से करीब करीब 30+ वोट से हमने जीत दर्ज किया। ये एक बड़ी बात है कि भर चुनाव हम कोरोना से ग्रसित थे और उसके बावजूद जनता ने मुझे 5वीं बार मौका दिया, मेरा 5वीं बार। और मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत कई बार धन्यवाद दे चुका हूँ, पुनः आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि कुम्हरार की जनता, पटना की जनता की समस्या, जो मूलभूत समस्या है, उस पर लगातार हम लोग काम कर भी रहे हैं, सरकार भी कर रही है और उस पर हम खरे उतरेंगे। सर जैसे यूपी की पहले बात करते हैं, फिर बिहार में आएंगे। यूपी में एक नया कानून बना है जो है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आया हुआ है। तो नीतीश जी का कहना है, हमारे सीएम का कहना है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता है जब तक उसको इम्प्लीमेंटेशन ना हो। और दूसरी चीज़ कि जब तक महिलाएं, उनका कहना है कि जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी या महिलाओं के ऊपर अगर ये सब बात नहीं आएगी, अगर महिलाएं नहीं सचेत होंगी, तब तक इसका बनाने का कानून कोई उद्देश्य, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, मैं दोनों तरह की बात से सहमत हूँ। कानून बनने से उस दिशा में मजबूती मिलेगी। पहले तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इसमें पक्ष में हूँ, और इसके लिए है हर कारगर कोशिश करना चाहिए। उस कारगर कोशिश में कानून बनाना भी है और कानून पर अमल करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और महिला और पुरुष और जोड़ते हुए सकल समाज को इस मानसिकता के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और केवल महिला तैयार हो जाए, महिला तो है ही है, महिला तो मुख्य है, लेकिन सकल समाज को इसकी मानसिकता होनी चाहिए। और ये एक तरह से फैशन और कर्तव्य का रूप लेना चाहिए। एक मुहिम चलता है ना, उस तरह से मुहिम चलना चाहिए। तो मैं इसके साथ हूँ, कानून भी बने, अमल भी हो और जागरूकता, अवेयरनेस के लिए डेमोन्स्ट्रेशन, नाटक, ड्रामा, जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जाए। हाँ, वो एक जिस समय इंदिरा गांधी और संजय गांधी का काल था कि जबरदस्ती नसबंदी, तो कोई चीज़ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो सर एक तरह से अगर देखा जाए बिल के ऊपर, तो उसमें 2 चीज़ मेंशन किया गया है। पहला चीज़ ये मेंशन किया गया कि आपके 2 अगर बच्चे होते हैं तो आप किसी भी सरकारी नौकरी के काबिल नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर उसमें एक और इम्प्लीमेंटेशन है कि आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके 2 या 3 बेटे हैं,
या इनकी बेटियां हैं जिनकी, उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? ये नए आने वाली पीढ़ी के लिए बनाया जा रहा है कानून, जो चले गए हैं, जो बीत गए हैं, उनके लिए क्या कानून? देखिए, जो बात जब पूर्व में नहीं थी, जब इस तरह की, ये तो संवैधानिक बात हो जाएगी ना। जैसे कानून तो जब से बनतेगा और उसमें प्रावधान रहेगा कि ये इस पीरियड से लागू रहेगा, और उसके पहले बहुत सारी बात छूट थी, बहुत सारी बातों पर और सख्ती थी, तो उसको हम अभी कैसे क्या कर सकते? अभी से कहा जाता है जब से चेते तभी से सुबह, तो इसलिए हम तो वर्तमान में ही कुछ कर सकते हैं और आने वाले भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं। भूत से प्रेरणा ले सकते हैं, तो जो बीत गई सो बात गई, उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि भाई उसमें क्या सही या क्या गलत हुआ। इसलिए ये विषय बड़ा तार्किक है और इस विषय पर इस तरह से विचार होना चाहिए। तो ये कानून अगर बिहार सरकार लागू करती है तो सही होगा? देखिए, मैंने बहुत ये कहा कि कोई भी कानून पर अवेयरनेस जरूरी है, और ये जरूर देखना चाहिए कि लोगों में स्वविवेक जगे। इस पक्ष में हम भी हैं, और उसके लिए कानून बनाने की भी जरूरत है। तो कानून भी जब बनता है तो वो तो प्रजातंत्र लोकतंत्र तरीके से हम अपनी चुने हुए सरकार द्वारा ही बनाते हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि कानून के साथ साथ अवेयरनेस हो, और अवेयरनेस के साथ साथ स्वतंत्रता भी बाधक नहीं हो। अब इस परिवेश में जो ठीक लगे ऊपर के लोग हैं, जनरल फिलॉसफी, इसी आधार पर कोई काम होना चाहिए। सर, आम जनता और बहुत बुद्धिजीवों का कहना है कि ये कानून यूपी में इसलिए लाया गया ताकि जो हिंदू और मुस्लिम फैक्टर जो चलता है, तो अगले बार चुनाव आने वाले हैं, तो ये कहा जा रहा है कि हिंदू का वोट लेने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा आजमाया जा रहा है, इस तरह का नया तरीका अपनाया जा रहा है ताकि हिंदुत्व एक साथ आकर के उनको वोट दे सके। तो इस पे क्या आपके विचार? देखिए, हम तो इंसान की बात करते हैं, भारत में नवनिर्माण की बात करते हैं, और हमारी पार्टी भी इसी तरह से सोचती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और जो भारत माता की जय जयकार करे और इस देश में रहे, इस देश में बसता है और भारत के प्रति प्रेम रहे, वो सब मेरे भाई हैं। और इस तरह की हमारी पार्टी का सोच है। लेकिन कुछ लोग अगर बाल में खाल निकालते हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है करना। छोड़ो इन बेकार की बातों में क्यों समय हम बर्बाद करें। तो ये वो लोगों के काम का बात अलग है, लेकिन अभी ये जरूरी है, जिस तरह से भारत एक कहा जाता कि आर्थिक का अभाव बहुत सारे परिवार में आप देखते हैं, परिवार में आर्थिक अभाव है और बच्चे दर्जन भर हैं, तब उनको तो प्रॉपर उनका रख रखाव भी खाना पीना से लेकर शिक्षा दीक्षा तक भी नहीं हो सकता। आप ऐसे भी देखें कि अगर ज़मीन में दूरी पर वैधानिक दूरी बना के अगर पेड़ को रोपते हैं तो उसमें ज़्यादा फल फूल पैदा होता है, और एकदम अगल बगल रोक देते हैं तो वो सब पीला पीला होकर या तो नष्ट हो जाता है या फिर बहुत कमज़ोर होता है। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए और लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए इस काम को करना चाहिए। कानून भी बनना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जागरूकता पैदा करना। सर, बिहार की तरफ रुख करते हैं। बिहार में जदयू और बीजेपी का साठगांठ चल रहा है और सरकार भी चल रही है, लेकिन इंटरनल मामले की अगर बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है, आम लोग हो या सूत्रों से पता लग रहा है कि दोबारा से जदयू और बीजेपी में मंत्री को लेकर के थोड़ा सा कलह चल रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में कि जदयू अपने किनारे हो जाए और बीजेपी अपने किनारे हो जाए। तो आपकी क्या विचार लगता है कि ऐसा संभव है, या इस तरह की अटकलें जो लगा रहे हैं, जो नेता लगा रहे हैं या जो आम आदमी कह रहे हैं, वो बेबुनियाद है इस पर? देखिए, मैंने फिर कहा कि हमारे लिए सबसे पहले देश है, प्रदेश है, बिहार और भारत की जनता है, और उसके बाद हमारा संगठन है, उसके बाद हम हैं। तो हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे, ये हमारी फिलॉसफी है, मूल फिलॉसफी। इसी फिलॉसफी पर हम चलते हैं। तो हम कभी
टूटने की बात नहीं करते हैं, जुटने की बात करते हैं। हमको उसमें थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़े तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो ये हमारे सोचने की तरीका है। और एनडीए सरकार की तुलना और कोई भी सरकार की तुलना पिछले तुलनात्मक चीज़ों से हो जाती है। एब्सोल्यूट सत्य कुछ होता नहीं है। एथेंस का सत्यार्थी हम देख लिए हैं और इन नज़रों से, इन आँखों से नहीं देखा जाता है। खारा सोना भी द्रव्य पानी की तरह होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। थोड़ा बहुत मंत्री के हेर फेर से हो सकता है आपकी बात में सच्चाई हो। सब विधायक मंत्री बनना चाहते हैं, सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसका ये मतलब हम नहीं निकालते हैं कि मन की अपेक्षा है तो वो इतनी बढ़ जानी चाहिए कि पार्टी टूट जाए, संगठन टूट जाए और देश को अहित हो जाए। देश हित में जो काम ये जरूरी है कि अभी एनडीए चट्टान की तरह से एकजुट रहे। हमने देखा है पिछला एनडीए टूटा था एक बार और राजद गठबंधन से 2012, 13, 14 का जो स्थिति थी और उसमें हमने देखा था कि हमारा सारा किया कराया 2005 के बाद जो सरकार का गठन हुआ था, सारा किया कराया कि फिर पीछे की ओर जाने लगा। इसलिए अब वो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय बिहार के नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि एनडीए बेहतर ढंग से चलेगी। एक अच्छे लीडर हैं और उनके साथ तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जी भी उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। बाकी मंत्रिमंडल में भी मेहनत करने वाले लोग, अधिकतर मेहनत करने वाले लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार को बेहतर ढंग से आगे बढ़ रहा और भी बढ़िया करेगी। सर, अब बात करते हैं आपके क्षेत्र की, कुम्हरार की। तो 2019 की स्थिति तो आपको याद ही होगी, जिस तरह से बाढ़ आई थी, सब लोग बेहाल थे। सर, दोबारा मौसम आ रहा है बारिश का, दोबारा वही स्थिति पैदा हो रही है। कई जगह गड्ढे हैं, कई जगह गलियां टूटी हुई है, कई जगह पानी लग जाता है। तो उस बारे में किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से इस बार का जो बाढ़ आएगा, इस बार की जो वर्षा आएगी, उसमें कैसे जल जमाव की स्थिति नहीं पैदा होगी? देखिए, जितनी बारिश 2019 में हुई थी वास्तव में हम शर्मसार। हमारी सरकार भी खेत व्यक्त ही नहीं किया बल्कि उस पर उच्च स्तरीय बैठक करके ऐसी प्लानिंग किया उस समय कि आगे से ये नौबत नहीं आवे। पानी की खूब मूसलाधार वर्षा होगी, पानी जमेगा और हमारा इलाका जो कुम्हरार है वो पटना में भी सबसे गहरा जगह पर गहरा है। 75% इलाका बिल्कुल गया, चाहे वो संदलपुर का इलाका हो, राजेंद्र नगर का इलाका हो, कंकड़बाग का इलाका हो, ये सब इलाका में पानी काफ़ी भर जाता है और नावें चलने लगती हैं। ये स्थिति है। लेकिन हम यदि ये कोशिश रहेगी कि हाँ उसके 12 से 12 घंटे के भीतर हम या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के भीतर पानी निकल जाए, पानी रुकने के बाद निकल जाए, तो इस कोशिश पर काम हुआ था। और आप देखेंगे 2020 में भी कम पानी नहीं हुआ। अगर साइंटिफिक आप रिकॉर्ड देखें तो थोड़ा बहुत मिला जुला के उसी समानुपात में बारिश हुई थी, लेकिन जल्दी और बेहतर स्थिति 2020 की रही। 2021 में और बेहतर बरसात शुरू हो चुका है, 2-3 राउंड पानी बरस चुका है। रह गई उसमें जो सड़कें पूरी तरह से पटना की सड़क बर्बाद है हो गई है, इसमें दो मत नहीं। और वो इस कारण हुआ है कि गंगा परियोजना, गंगा के सौंदर्यीकरण को लेकर ये नालों का निर्माण और पानी को दूसरे तरफ ले जाना, गंगा की तरफ से डाइवर्ट करके ले जाना और उसका फिर ट्रीटमेंट करना और पानी का उपयोग करना खेत के लिए, दक्षिण के तरफ का जो पटना का भाग है उधर पानी ले जाना और पुनपुन के माध्यम से फिर गंगा में लाना। लेकिन सर, आज भी जैसे अगर एनआईटी घाट हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे आज भी गंगा में उसी तरह का पानी, उतना ही गंदा पानी, उतना ही पॉल्यूटेड पानी आज भी गिर रहा है। तो कहाँ एक तरह से कहाँ प्यूरिफाई किया जाता है, कहाँ पानी को साफ किया जा रहा है? वही कचरा, वही नाली का पानी, वही सारा पानी रोज के रोज गंगा जी में आ रहा है। तो गंगा जी सौंदर्यीकरण का योजना जो चल रहा है वो तो एक तरह से विफल नजर आ रहा है। आप देखेंगे जब आप उसी बात किए तो मैंने कहा कि अभी काम चल रहा है और जब काम चल रहा है तो उसकी योजना यही है
आपने देखा होगा कि जो नाला रोड पर एक ट्रीटमेंट प्लांट बैठा हुआ है और उसको डेवलप किया गया है, और वो सारा वहाँ पर से प्लांट करने के बाद सैदपुर नहर से वो पानी पुनपुन की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से ये सब धीरे धीरे एक दिन में ये काम नहीं होने वाला, और इसीलिए पटना में आप ये जरूर देखिए ना, आप एक तरफ तो गंगा को देख लिया, लेकिन आज से 5 साल पहले की गंगा देखिए। तो सर 5 साल पहले भी तो आप ही थे। मैं वही बात कर, मैं आप 5 साल पहले की गंगा देखिए और अभी की गंगा देखिए। मैं था, ये तो गलत और सही एक अलग विषय है, लेकिन 5 साल के भीतर आप 5 साल से 10 साल गंगा के पास लोग बैठना नहीं चाहते थे, हाथ नहीं धोना चाहते थे। आज गंगा बेहतर साफ दिखाई पड़ रही है। मैं ये कहना चाहता था, 5 साल पहले हम थे तो हमने इस विषय की प्लानिंग किया और 5 साल के बाद रिजल्ट दिया। अच्छा सर, दिनकर गोलंबर से जब हम बाएं की तरफ आते हैं, जो एक कॉलोनी निकलती है, जो कि हॉस्पिटल आयुर्वेद कॉलेज के पास वो रोड निकलता है, तो उस रोड की स्थिति आज भी वैसी ही है। लमसम जब से बाढ़ आया था तब से वो टूटा था, आज भी उसकी स्थिति ऐसी है। दिनकर गोलंबर से आयुर्वेद की तरफ जी, ये अभी वहीं की नहीं बल्कि पूरे पटना की स्थिति, सड़कों की स्थिति खराब है। इसको आज भी अभी हम PWD के जो प्रधान सचिव उनसे मिलने जाते रहे हैं, 5-6 रोडों को लेकर, तो हमारा ध्यान उधर है। पहले गंगा को हमने साफ किया है, और गंगा के साफ के करने के क्रम में सड़कें बर्बाद हुई हैं, ये मानी हुई बात है। जल्दी ही हम गंगा सड़कों को भी बेहतर करेंगे। आप देखेंगे पार्कों को बेहतर हुआ, पुल पुलियों का निर्माण हुआ, गंगा के घाट का सौंदर्यीकरण हुआ, तो बहुत सारी बातें हुई हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है जिसको कि हम कर रहे हैं। सर तकरीबन 5 साल बाद जनता दरबार लगाया गया था, और जनता दरबार में एक व्यक्ति आते हैं और CM साहब से ये कहते हैं कि कागजी स्तर पे सारी चीज़ें तो हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पे नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, और जनता दरबार जो लगा है 5 साल बाद, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक ही शब्द है, वहाँ कुछ देर है प्यारे, नहीं अंधेर है, अंधेर नहीं है इस राज में, और नज़र से ना दिखाई दे नज़र का फिर है। आपको मैंने कई चीज़ दिखा दिया, पुलिया को दिखाया, पार्कों को दिखाया, स्वास्थ्य केंद्रों में विकास करते उसके उपकरण की स्थिति दिखाया, ये बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल किताब देने की बात हुई। जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब नहीं कहेंगे, हर ज़रूरतमंद का राशन कार्ड बन रहा है, उनको मुफ्त राशन देने की बात करेंगे। विगत पिछले 1.5 साल, 2 साल से कोरोना महामारी का व्यापक मार पड़ा है, तो उससे बिहार भी अछूता नहीं है। इस कारण भी हम कुछ विकास के काम, जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा गड़बड़ी हुई है। हम लोग का भी 2 करोड़ रुपया फंड सरकार को देना पड़ा लिया, इसके पहले भी हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया दिया था। तो ये सब चीज़ जो विकास के काम में लगता है, कोरोना महामारी में लग रहा है, और कोरोना में भी हम और हमारे कार्यकर्ता और हमारी सरकार इतनी मुस्तैदी से काम कर रही है कि हम उसको दूसरे चरण को भी, दूसरी जो लड़ाई है, दूसरा चरण की जो कोरोना का, उसको भी अब हम मात देकर आगे बढ़ रहे हैं, और तीसरे चरण आने पर हम और बेहतर तैयारी करेंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो एक साथ ये जो विपदा आई है, वह भी आपके सवालों के जवाब में मुझे कहना है कि एक ऐसा विपदा आया जिसको न देखा गया था, न सुना गया था, और बड़ा ही महामारी था, बड़ा ही भयंकर था। उस लड़ाई की वजह से भी थोड़ी बहुत कमी बची। सर जाते जाते एक सवाल सब लोग जानना चाहता है कि अरुण कुमार सिन्हा जी मंत्री कब बनेंगे, कब ये खुशखबरी यहाँ के लोगों को मिलेगी? भाई ये तो हमारे नेता लोग बताएंगे। मैंने पहले कहा कि कौन नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें, हम ताकतवर हों, हम इस राजनीति में, तो राजनीति में वो कद हमारा बढ़ता रहे जिससे कि हम देश समाज का भी भलाई कर लेंगे और जस के भागी बने।
लेकिन अब इस पे ये क्यों नहीं हुआ, ये बेहतर ढंग से हमारे संगठन के प्रमुख लोग बताएंगे। सर, हमको समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सर। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ट्रेंडिंग बिहार। नमस्कार।